So hello everyone, welcome back on my YouTube channel. In today's video, we will discuss about the PYQs for RUHS BSc Nursing Entrance Exam. और आज की वीडियो में हम 2023 के जो केमिस्ट्री के आपके PYQs हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने इसी साल के जो 2023 के हैं वो बायोलॉजी के और फिज़िक्स के जो हैं वो पहले से ही हमने डिस्कस कर लिए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो जा कर के देख लेना, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, ठीक है। सो रोज़ अगर आप ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो मेरे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी जो है आपके पास पहुंच पाए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो केमिस्ट्री का 34 नंबर क्वेश्चन है। At a given temperature, the osmotic pressure of a concentrated solution of a substance is। कोई भी गिवन टेम्परेचर पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का, वो मतलब क्या होगा। कंसनट्रेटेड बोला है तो ये बात ध्यान में रखना। ऑप्शन ए है आपका हायर देन दैट, हायर देन दैट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऑप्शन बी है आपका लोअर देन दैट ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऑप्शन सी इज सेम दैट ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, या फिर ऑप्शन डी है आपका कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू दैट ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, आपको फॉर्मूला पता होगा, पाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, पाई इज इक्वल टू CRT होता है। यहाँ पे बोला है एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब गिवन टेम्परेचर वो जो टी है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो आर और टी है वो तो क्या रह गए, कांस्टेंट रह गए। अब ये जो सी है ये क्या होता है, ये कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या होगा, जो पाई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, सी के। तो इसका क्या मतलब हो गया कि तो जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डाइल्यूट। तो ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन जो ए है आपका वही करेक्ट है, दैट इज़ हायर देन दैट ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ओके। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें तो हाफ लाइफ ऑफ ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो क्या होती है, तो आपको पता होगा x इज इक्वल टू क्या होता है, KT होता है ना। x जो है हम अगर इसकी हाफ लाइफ की बोलेंगे तो R0/2 हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम k को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो यहाँ के नीचे आ जाएगा, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी, R0/2k। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए और उसमें डाउट रहे तो आप मुझे जो है कमेंट में जो है कमेंट कर सकते हैं, ताकि अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो मैं सोल्व कर दूँ, ओके। देन सेकंड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। इनमें से कौन सा है जो कि मोस्टली रिएक्टिव है। ऑप्शंस हैं आपके आयोडीन, ICl, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो देखो, आपको पता होगा कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हैलोजन कंपाउंड है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो इसमें सिर्फ एक ही इंटर हैलोजन कंपाउंड है जो कि क्या है, ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो ICl जो है वो मोर रिएक्टिव हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। देन हम आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय। तो ऑप्शंस आपके ArNH2, ArCONH2, ArNO2 या फिर ArCH2NH2। तो देखो, अगर हम बात करते हैं होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की, तो आपको पता है ये जो है अमाइड के साथ रिएक्शन होती है, RC डबल बॉन्ड O, साथ ही में क्या होगा, NH2 होगा, है ना। इसको हम क्या कराते हैं, Br2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, मतलब इसका कैटलिस्ट हो गया, या फिर साथ ही में NaOH हो गया, ठीक है, बेसिक। तो यहाँ पे क्या होता है, ये CO जो है वो हट जाता है जो ग्रुप है, और RNH2 क्या है, रहता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कौन सा जो है इनमें से शो करेगा। तो अमाइड जो होगा वही शो करेगा। तो ऑप्शन बी में ही अमाइड दिख रहा है, बाकी में तो कोई भी अमाइड है ही नहीं। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो गया, आपका करेक्ट हो गया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। इनमें से कौन सी जो है प्रेजेंट नहीं होती है DNA के अंदर, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल एंड थायमिन। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, यूरासिल है, ठीक है।
39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। RCH2CH2COH, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रेड फॉस्फोरस है और Br2 है, जिससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बना है आपका RCH2CH इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रीमन टीमन रिएक्शन या हेल-वोल्हर्ड जेलेंस्की रिएक्शन या कैनिज़ारो रिएक्शन या सैंडमेयर रिएक्शन। तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि नेम रिएक्शन के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर आपको नेम रिएक्शन नहीं आएगी तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो नेम रिएक्शंस तो आपको क्या है बहुत ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए, है ना। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी ये है हेल-वोल्हर्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर 39 नंबर क्वेश्चन। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40। C6H5Cl प्लस CH3Cl प्लस 2Na, इसको हमने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो हमारा बना मिथाइल बेंजीन प्लस 2NaCl। सो दिस रिएक्शन इज, तो ये रिएक्शन पूछिए कौन सी रिएक्शन है। देखो C6H5, ठीक है, Cl है, साथ ही में आपके CH3Cl है, और इसको हमने मान लो 2 सोडियम यहाँ लिख लेते हैं, 2Na प्लस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराया तो मिथाइल बेंजीन बना, मिथाइल बेंजीन बना, CH3 आ जाएगा यहाँ पे, साथ ही में ये जो Na है और ये Cl है ये अलग निकल गया 2NaCl। तो इसमें जो है ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये भी एक जो है वो आपकी नेम रिएक्शन है। ऑप्शंस है आपके सामने, एक तो है, पहला है स्टीफन रिडक्शन, दूसरा है सैंडमेयर्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन या फिर वुर्च फिटिंग रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर आपकी एक तो एराइल ग्रुप भी है और एक एल्काइल ग्रुप भी है, तो ये कौन सी हो गई, ये वुर्च फिटिंग रिएक्शन हो गई। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या है आपका, डी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे। द कॉम्प्लेक्स PTPYNH3BrCl विल हैव हाउ मैनी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। इस ये जो कंपाउंड आपको दे रखा है, पूछा है कि इसमें आपके कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 0 होंगे या फिर 2 होंगे। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया है। तो देखो अगर आपने कहीं से अच्छे से पढ़ा होगा तो पता होगा कि जो मेटल है उसके साथ में क्या दिया हुआ है आपको, ABCD लिगेंड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये इसको इस तरीके से करना है, तो इसके जो है 3 जो है जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। जैसे कि एक आइसोमर आपका ये बन सकता है, जैसे PT आ गया, साथ ही में इधर आपने लगा दिया PY, ठीक है, यहाँ हो गया NH3BrCl एक आइसोमर, तो ये हो गया आपका, है ना। तो अगर हम दूसरा बनाने की ट्राई करें इसके अंदर तो क्या कर सकते हैं, PT को हम सेम रख लेते हैं, हम क्या करते हैं इसको रिमूव कर लेते हैं। देखो ये जो है इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है, और PY को सेम रख लेते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन जो है इस क्लोरीन को सेम रख लेते हैं और इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो जो भी आइसोमर है वो बन जाएगा Br और ये आपका हो गया NH3। तो ये जो है आपका बेसिकली अगर हम करें तो क्या हो गया, दूसरा आइसोमर बन गया, है ना। अब तीसरा बनाते हैं, तो तीसरा हम बनाने की ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, PT है, साइड में हमने इसके क्या ले लिया, यहाँ पर PY हो गया, यहाँ पर हमने क्या ले लिया इस बार क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पर क्या ले लिया अमोनिया NH3। तो 3 ही तो पॉसिबल है इसके, तो आइसोमर जो है टोटल कितने बन जाएंगे, 3 आइसोमर्स बन जाएंगे। तो ऑप्शन A जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी, 1 मिनट इसको मैं छोटा कर लेती हूँ जो साइज है इसका। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल कंटेन नो पाई बॉन्ड। इनमें से पूछा है कि किस में पाई बॉन्ड नहीं है, H2O में है या CO2 में या NO2 में या फिर SO2 में। अब देखते हैं, देखो तो कितना इजी क्वेश्चन है,
क्योंकि आपको पता होगा H2O जो होता है उसके अंदर क्या नहीं होता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स नहीं होते। फॉर्मूला जो सॉरी इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, OH। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया। उसके बाद है द IUPAC नेम ऑफ, इस कंपाउंड का आपको IUPAC नेम बताना है। तो IUPAC नेम पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाई थी उसमें बताया था कि किस तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ना है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका 3 मिथाइल फिनोल या 3 क्लोरोफिनोल, 3 मिथॉक्सीफिनोल या फिर बेंजीन 1,3 डाइओल। देखो बेंजीन पे 1,3 डाइओल दे रखा है, तो आपको किसी को अगर कुछ भी नहीं आता होगा ना तो वो इतना तो सोचेगा ही ना कि डाइओल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक पे यहाँ पे मीथेन ग्रुप दिया हुआ है। अब आप ये सोच सकते हो जस्ट लाइक कि इनमें से कोई ऑप्शन होगा, ठीक है, 50-50 चांस करके भी आपको आने चाहिए आंसर। तो हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, तो 1 पे ये हो गया, 2 पे ये हो गया, 3 पे ये होगा, 3 पे क्या है आपका मिथाइल है, और देन 1 पे क्या है आपका जो भी OH है ना। तो देखिए तो इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर लिखा हुआ है 3 मिथाइल फिनोल, तो 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है एंड देन फिनोल है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Then 44 number question है the difference between the electrode potential of two electrons when no current is drawn through the cell is called। ये बोल रहा है कि जो difference between होता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होते हैं दो इलेक्ट्रोड के बीच में, जब वहाँ पे कोई करंट नहीं होता, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, उसको या तो सेल पोटेंशियल कहते हैं, सेल EMF कहते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, या फिर सेल वोल्टेज कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, जब कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल EMF बोलते हैं। मोस्टली क्वेश्चन में बच्चे क्या कंफ्यूज होकर सेल पोटेंशियल भी कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सेल EMF जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट गिव कलर्ड सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा आयन जो है कलर्ड सॉल्यूशन नहीं देता है, Fe+2 जिंक या Mn+2 Cr+3। तो कितना इजी क्वेश्चन है ये, देखो इसके अंदर क्या आंसर होगा, Zn+2 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3D10 है, N क्या है 0 है, ठीक है, तो ये क्या है कलर नहीं देगा, दैट इज व्हाट Zn+2 इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46 आइडेंटिफाई X in this reaction ArN2+Cl Cu और HCl की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराते हैं, तो X+N2+CuCl बनता है। तो बताना है यहाँ पे जो X है वो क्या होना चाहिए। सो देखो ये जो आपका कंपाउंड है ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना। तो अगर हम इसको Cu+HCl की प्रेजेंस में कराते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर क्या है N2Cl ग्रुप लगा हुआ है, तो जब हम इस रिएक्शन को कराते हैं तो N2Cl क्या है बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर क्या आ जाता है, ये क्लोरीन जो है यहाँ पर लगा रह जाता है, तो ArCl ये बन जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 46 का C। उसके बाद है द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स NiCN4 का होल 2- इज, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो दिया हुआ है Ni का, दैट इज 28। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पूछा है। तो देखो ये जो आंसर है इसका कितना इजी होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे CN4 दे रखा है, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या है 4 दे रखा है। तो अगर आपको पता है 4 की जो कंडीशन होती है वो क्या बनती है, या तो आपका DsP2 बनता है या फिर आपका sp3 बनता है। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे आपके, अब दो ऑप्शन में आपको जो है करेक्ट आंसर सोचना होगा, है ना। तो जो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा DsP2 होगा, मतलब C जो है करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो CN है जो कि क्या है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या है पेयरिंग स्टार्ट कर लेगा, तो DsP2 के अंदर जो है वो फिल करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 47 का DsP2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, दैट इज 48 ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड
वुड प्रेफर टू अंडरगो, जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होते हैं उसमें कौन सी रिएक्शन होगी? SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, अल्फा एलिमिनेशन या फिर नन ऑफ द अबव। सो कितना इजी क्वेश्चन है। जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है वो क्या करेगा? SN2 रिएक्शन करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 पे जाते हैं। इन ए लेड स्टोरेज बैटरी द इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 इज, जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो H2SO4 है वो कितना परसेंट होता है? 38%, 62%, 80% या फिर 48%। तो करेक्ट आंसर आपका जो है वो है 38%। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कोजेस ओस्टियोमलेशिया। ये क्वेश्चन जो है आपका विटामिन्स वाला है, तो इसमें विटामिन K, D, A या E क्या होगा इसका आंसर? तो इतना इजी क्वेश्चन जो है आपके देख लो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो विटामिन जो है विटामिन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 आपका आता है, इथेनॉल ऑन वार्मिंग विद कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन, सॉरी, ठीक है, तो ये क्या देता है? इथीन देता है, डाई इथाइल ईथर देता है, डाई मिथाइल ईथर देता है या फिर आपको नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर व्हाट? करेक्ट आंसर, सो देखो इथेनॉल को जब हम वार्म करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4, तो इथेनॉल का जो फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? C2H5OH होता है। इसको किसके साथ कराया है आपने? कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराया है। टेम्परेचर आपको दिया है 413, है ना। तो अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो होता क्या है? बेसिकली यहाँ से जो OH है वो चला जाता है ना, और यहाँ पर जो आयंस हैं, क्योंकि यहाँ पे, अरे यहाँ देखो फिर से लिखना पड़ेगा, C2H5OH प्लस यहाँ पर आपको जो H2SO4 है ना, साथ ही में 413 केल्विन, तो यहाँ H2 से एक H प्लस आयन है और यहाँ से OH है, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, है ना। वाटर रिमूव होने के बाद आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा आपका C2H5 प्लस, ठीक है, ये जो है आपका बनेगा, और साथ ही में यहाँ पर होगा C2H5OH। फर्दर हम रिएक्शन कराएंगे तो आपका जो है वो क्या बनेगा? डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52 है, गैडोलिनियम हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका एटॉमिक नंबर दिया है आपको GD64। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो देखो GD64 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो जीनोन के अंदर देखो 54 हो गया यहाँ पे। अब आपके क्या बचे? एक तो 4F बचा आपका, और एक क्या बचा आपका? 5D बचा, और साथ ही में आपका क्या है? 6S है ना। अब देखो S में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, और D के अंदर कितने होंगे? 1 होंगे, और फिर 4F में कितने बचे आपके? 7 बचे। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आप देख लो कौन से वाला करेक्ट आंसर है आपका। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट भी है, बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, हो सकता है फिर से पूछा जाए, तो इसको याद रखना आप, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोर्फस सॉलिड, इनमें से कौन सा जो है अमोर्फस सॉलिड है? ऑप्शंस है आपके, ग्रेफाइट है अमोर्फस सॉलिड में, या फिर क्वार्ट्स ग्लास जो कि SiO2 होता है, या क्रोम एलम, या फिर सिलिकॉन कार्बाइड। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ग्लास। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है, फोग इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ, जो फोग होता है, जो कोहरा होता है ना, वो कौन सा सॉल्यूशन है कोलाइडल में? सॉल्यूशन जो है आपका ऑप्शंस दे रखे हैं, सॉलिड इन गैस, गैस इन गैस, या फिर आपका है लिक्विड इन गैस, या फिर है गैस इन लिक्विड। तो बताना है जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी आपका, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इजी वे में आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? लिक्विड इन गैस होगा, ऑप्शन सी, सॉरी, हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर आपका आता है 55 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकेस्ट एसिड, इनमें से कौन सा है जो सबसे कमजोर एसिड है? तो देखो आपको पता ही हो,
तो जिसमें माइनस एम इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, वो गुड जो है एसिड होगा। तो देखो इसके अंदर क्या है, माइनस माइनस, दैट इज माइनस माइनस ओ एच माइनस। यहाँ पे देखो अब इसके अंदर दो हैं तो ये क्या हो गया, जो ये क्या बोलते हैं कमजोर है, जो कि वीकेस्ट है ना। तो जो माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं वो क्या है, जैसे NO2 है तो इसके अंदर NO2 है तो ये गुड होगा, है ना। ये भी है, इसके अंदर भी है, इसमें नहीं है, तो ये क्या है, वीकेस्ट एसिड है आपका। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। द बेसिसिटी ऑफ ए फॉस्फोरस एसिड H3PO4 इज, बेसिसिटी पूछी आपकी H3PO3 की। तो हम इसका जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे जो करते हैं, P है, डबल बॉन्ड O है, PO3 है ना, तो OH, एक OH और यहाँ पर क्या होगा H। तो ये वाला देगा H प्लस, ये वाला देगा, तो दो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या है, A है। फिर है क्वेश्चन नंबर 57, द रोल ऑफ ए कैटलिस्ट इज टू चेंज। जो कैटलिस्ट है उसका क्या रोल होता है, मतलब जो रोल होता है कैटलिस्ट का वो क्या जो है परिवर्तन या चेंज करना है। तो ऑप्शंस है आपके, गिब्स एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो किसी ने इजी वे में अगर पढ़ा होगा अच्छे से इसको तो उसको पता होगा क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर है वो सी होगा, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद है टिंचर ऑफ आयोडीन इज, जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है उसके अंदर क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोडीन होता है, या फिर सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एक्वस KI, या फिर अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ I2, या फिर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि इसमें क्या है, सॉल्यूशन में हम क्या डाल देते हैं, आयोडीन डाल देते हैं, जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ I2। फिर आता है सीना बार इज एन ओर ऑफ, ये जो सीना बार है किसकी ओर है, HG की, AG की, SN की, या फिर AL की। तो करेक्ट आंसर जो है आपका वो क्या है, HG, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इनमें से कौन सा है जो कि टेम्परेचर पर निर्भर है, डिपेंड करता है, मोर्टेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, या फिर वेट परसेंटेज। सो देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मोलैरिटी जो है वो क्या है, डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। उसके बाद आता है सेल्यूलोस जो है वो क्या है, पॉलीमर का क्वेश्चन है ये, इस साल तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा चैप्टर, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। जो पॉलीमर है वो क्या है, एक सॉरी जो सेल्यूलोस है वो क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है, या सेमी सिंथेटिक, या सिंथेटिक है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ, आपके जो ऑप्शंस हैं वो है न्यूक्लियोसाइड्स, ग्लोबुलिन्स, न्यूक्लियोन्स, या फिर न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगेंड, इनमें से कौन सी स्पीसीज जो है एक लिगेंड नहीं मानी जाती है, एक्सपेक्ट नहीं की जाती है, NO, NH4 प्लस, या फिर इथाइलिडीन डायमाइन, या CO। तो जो ऑप्शन बी होगा वो क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट, जो सॉरी प्रोटॉन जो है वो होगा ही नहीं है ना। तो NH4 प्लस इज नॉट एक्सपेक्टेड एज ए लिगेंड। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर, द टर्म सॉर्प्शन स्टैंड फॉर, जो सॉर्प्शन होता है वो किसके लिए होता है, एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन, या फिर डिसॉर्प्शन। सो देखो इतने इजी इजी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सॉर्प्शन टर्म किसको बोलते हैं, जब दोनों चीज़ें हो, एब्जॉर्प्शन भी हो और एड्सॉर्प्शन बोथ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी। उसके बाद आता है ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो ग्रेफाइट होता है वो एक गुड कंडक्टर होता है किसकी प्रेजेंस की वजह से। क्वेश्चंस में ऑप्शन है आपके, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर आपके केटायंस, या फिर एनायंस।
तो जो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या है, एक गुड कंडक्टर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक्स किसको कहते हैं, जो पेन को रिलीव कराती है। तो आपके जो ऑप्शंस है वो आपका है स्ट्रिप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, नोवाल्जिन या पेनिसिलिन। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, नोवाल्जिन होगा। अब ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तो आपके एग्जाम में आएगा है नहीं, सो फिर भी आप इसके क्वेश्चन है देख लो थोड़े थोड़े, ठीक है। अब मैं अगर आपको बात बताऊं इस बार का पेपर किस तरीके से आ सकता है, क्योंकि अभी आपने देखी जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन थे ये बहुत ईजी वे में थे, जो सिर्फ और सिर्फ थोड़े थोड़ी अगर आपने पढ़ा होगा तो भी आप वो क्या है कर सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री जो है इजी आई थी, बहुत ही ईजी थी, ठीक है। चाहे वो फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो। लेकिन इस बार क्या है, जो इजी चैप्टर्स हैं वो इसमें से डिलीट कर दिए गए हैं और कुछ चैप्टर्स बचे हैं। और क्वेश्चन आपको कितने आते हैं एग्जाम में, 33 क्वेश्चन आते हैं। तो जो वेटेज है आपका क्वेश्चन का वो तो 33 है, और जो चैप्टर्स हैं वो आपकी क्या है रिड्यूस हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं। तो आपके हर चैप्टर में से एक दो क्वेश्चन आएंगे आपकी बार, क्योंकि जस्ट डबल हो गए ना क्वेश्चंस और चैप्टर। तो चैप्टर कम है तो क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, उस एक चैप्टर में से 2 या 3 भी आ सकते हैं। तो हर चैप्टर पढ़ना इस बार क्या है इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। तो ये आपको थोड़ा इसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपको सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो अगर आप करते रहोगे प्रैक्टिस तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन जो है वो इतने हार्ड भी नहीं पूछे जाते हैं, आपने अभी पेपर सोल्व किया तो आपको पता भी चल गया होगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है जिसमें मैंने फिजिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए हैं तो वो देख लेना। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।